आम लोग जो है हरिद्वार को सिर्फ एक आस्था की नगरी के रूप में देखते हैं। यहाँ पे दर्शन के लिए लोग आते हैं, गंगा स्नान के लिए लोग आते हैं। अभी इस समय पर हरिद्वार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बाहर से कोई भी आता है तो उसका टारगेट होता है कि हर की पैड़ी में जाके होली डिप स्नान करे। हमारे पास हरिद्वार में बहुत ज़्यादा वो स्पेस नहीं है घाटों की। हुड़दंग करने वाले और शांति भंग करने वाले मामले लगातार सामने आते हैं कि बहुत सारे बाहर से श्रद्धालु आते हैं, कई बार लड़के आते हैं, यार दोस्त होते हैं साथ में, तो ऐसे हुड़दंग वाली शिकायतें आती हैं। तो इसमें एक महीने में हमारी जो कार्रवाई रही, इसमें अराउंड 429 हमने अरेस्ट किए। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? मनसा देवी टेम्पल है, चंडी देवी टेम्पल है, राम प्रसाद गली है, अपर रोड है, तो ठंडा कुआं, मोती बाजार, बड़ा बाजार। तो यहाँ पे हमारा विशेष फोकस रहता है कि कभी ऐसी स्थिति ना आए कि भगदड़ की स्थिति बन सके। हरिद्वार की हिस्ट्री है स्टैम्पीड्स की। जैसे लास्ट ईयर भी एक स्टैम्पीड हुई थी मनसा देवी क्षेत्र में, 2011 में एक स्टैम्पीड हुई थी। उसके अलावा आपकी कुंभ का इतिहास रहा है, जैसे कि गौघाट पुल है, जो हाथी पुल बोलते हैं, वहाँ पे स्टैम्पीड हुई है। कांगड़ा सेतु है, कांगड़ा नोज जहाँ बनता है, वहाँ पे स्टैम्पीड हुई है। तो हर जगह की डायनेमिक्स है। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या विशेष तैयारियां हैं उनके लिए? 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त को शिवरात्रि है, जिस दिन समापन होगा। हर जगह पानी की व्यवस्था और टॉयलेट्स की व्यवस्था, और पुलिस को कोई मैसेज कम्युनिकेट करना हो तो हर जगह पीए सिस्टम, कुछ मीटर्स पे ही पुलिस की हेल्प अवेलेबल हो। किसी ऑपरेशन का हिस्सा रहे जहां सामने से भी खतरा हो? 2 बदमाशों की डेथ हुई थी पुलिस एनकाउंटर में, और उन पर 55 मुकदमे थे, जिसमें उन्होंने एक पुलिस वाले को मार रखा था, एक डॉक्टर को मारा हुआ था, एक ब्लॉक प्रमुख पॉलिटिशियन को मारा हुआ था। जब पुलिस पहुंची, आमना सामना हुआ, उन्होंने मतलब यूनिफॉर्म में है, खाकी में लोग हैं, उन पर फायर खोल दिया। जब क्रॉस फायर हुआ तो दोनों की डेथ हुई थी। ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा रहने के बाद उस घटना का असर कुछ समय तक दिमाग में रहता है। हमारा कोई अलग थोड़ी ब्लड है, हम आप लोगों में से कम्युनिटी से तो हैं। केदारनाथ आपदा में मैं वहाँ था। उत्तराखंड is devastated by बड़े पैमाने पर बर्बादी और तबाही। 429 रेड बॉडीज का क्रीमेशन मैंने किया। असर होता है, ब्लड देखते हैं, हमारे पे भी वही असर होता है जो आम आदमी को होता है। हम डिफरेंट नहीं हैं। हम जो हमेशा से सुनते आए हैं कि बर्फ की सिल्ली पे लिटाया जाता है आरोपी नहीं, को, काफी बिल्कुल पिटाई नहीं। की जाती है, no ऐसा way। कुछ नहीं होता है? ना कुछ नहीं होता ऐसा, कोई थर्ड ग्रेड नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस स्टेशन में आरोपी की पिटाई तो की ही जाती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ पिटाई? उत्तराखंड पुलिस तो पिटाई करती नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। हम तो बातचीत करते हैं, लंबी बातचीत करते हैं। और बर्फ की सिल्ली कहाँ से ले आएंगे हम? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवोक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर और आज मैं हूं हरिद्वार में। हरिद्वार जिसे गंगा नगरी और आस्था की नगरी कहा जाता है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में इस आस्था की नगरी को सुरक्षित और शांत बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उन्हीं जिम्मेदारी को संभालने वालों में से एक उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी IPS नवनीत सिंह भुल्लर जी हमारे साथ हैं, जो इस समय हरिद्वार में SSP के पद पर कार्यरत हैं। तो आज के पॉडकास्ट में उनसे बात करेंगे, जानेंगे यहाँ की चुनौतियों के बारे में, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, कावड़ यात्रा के बारे में, चारधाम यात्रा के बारे में, 2027 में होने वाले कुंभ की तैयारियों के बारे में, साथ ही जानेंगे उनकी अभी तक की पुलिसिंग जर्नी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईवोक इंडिया पर। धन्यवाद। हरिद्वार सर एक शहर नहीं है, बल्कि हजारों सालों की आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक केंद्र है। लाखों श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं हर दिन। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब आपको ये जिम्मेदारी मिली, जब आपने हरिद्वार में SSP का पद संभाला, तो आपने इस राज्य को किस नज़र से देखा? देखिए, हरिद्वार जनपद जो है, ये बेसिकली एक मौका है हर एक IPS को सर्विस करने का, और ये आस्था का केंद्र भी है, और गेटवे है गढ़वाल का, जो चारधाम यात्रा हमारी होती है यहाँ पे। और बहुत पूरे देश से, मैं कहूँगा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और हमारे यहाँ पे कई धाम भी हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, और हर की पैड़ी जो उनका आस्था का केंद्र है, यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना होता है। तो एक चैलेंज है और एक सर्विस है, और एक सेल्फ रियलाइजेशन है कि मतलब सर्विस और कम्युनिटी, सर्विस और नेशन। तो हरिद्वार SSP बहुत इम्पोर्टेंट एक जिम्मेदारी है, और इसको जो भी सर्व करता है वो एक गर्व की अनुभूति करता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, एक आम व्यक्ति के रूप में अगर आप बताना चाहें हरिद्वार के बारे में, तो आप क्या कहेंगे?
हरिद्वार एक्चुअली इसका डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। जो सिटी एरिया है, जो कोर एरिया है कुंभ का या मेले का, जो हमारा हरिद्वार का सिटी का कोर एरिया है जहाँ पे कि श्रद्धालु आते हैं, वो डिफरेंट लाइफ है। वहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है 20,000 की, जो यहाँ पे डिपेंडेंट है, और करोड़ों की संख्या में हर साल यहाँ पे लोग आते हैं। जैसे लास्ट ईयर कांवड़ का ही बोले तो 4.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे श्रद्धालु आए। और इसके अलावा यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे जो रूरल एरिया है, जो यहाँ का देहात है, वहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, वहाँ कम्युनल इश्यूज़ भी रहते हैं। 17 पुलिस स्टेशन है, 17। और क्योंकि यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से हमारी सीमाएं टच करती हैं, तो ये यूपी के क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे हैं, तो वो हमारा जो रूरल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी क्राइम का भी पैटर्न रहता है। और सिटी जो है वो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए चैलेंज रहता है। और आम नागरिक के लिए बोलूँगा कि जो हरिद्वार में रहते हैं, उनके लिए यही है कि कोई मेला आता है, ये जनवरी से स्टार्ट शुरू रहता है, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शिवरात्रि, बैसाखी, स्नान शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो आम नागरिक है वो सोचता है कि मैं कोई ट्रैफिक जैम ना हो, मेरी दिनचर्या में कोई फ़र्क ना पड़े। और अगेन व्यापारी ये चाहते हैं कि तीर्थयात्री आए, उनका व्यापार ठीक से चलता रहे। तो कई तरीके के प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो उसके साथ काम करना होता है हम लोगों को। आम लोग जो है हरिद्वार को सिर्फ एक आस्था की नगरी के रूप में देखते हैं। यहाँ पे दर्शन के लिए लोग आते हैं, गंगा स्नान के लिए लोग आते हैं, लेकिन आप इसके काफ़ी अलग पहलू देखते हैं हरिद्वार के, और वो आपने बताए भी। तो अगर पूछना चाहूँ मैं कि अभी इस समय पर हरिद्वार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं या बात नहीं करते हैं ज़्यादा? हरिद्वार की सबसे बड़ी चुनौती जो मेरी समझ है, उसमें ये है कि जो हमारा कोर एरिया है, जहाँ पे एक्चुअली बाहर से कोई भी आता है, तो उसका टारगेट होता है कि हर की पैड़ी में जाके होली डिप स्नान करे। जो हमारा हर की पैड़ी वाला एरिया है, वो चारों तरफ से कंस्ट्रक्टेड है, तो वो ओपन एरिया नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, तो उस क्राउड मैनेजमेंट एक चैलेंज है। और भविष्य के लिए भी, जैसे 27 में कुंभ है, ये हर एक 6 साल में कुंभ और महाकुंभ आते हैं। तो हमारे पास हरिद्वार में बहुत ज़्यादा वो स्पेस नहीं है घाटों की कि जिसको बढ़ाए। जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में कच्चे घाट हैं बहुत लंबे लंबे, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का लिमिटेशन है। तो उसमें पुलिस को एफर्ट लगा के श्रद्धालुओं को डिस्ट्रीब्यूट करके स्नान कराना होता है। ये एक बड़ा चैलेंज है, और भविष्य में ये बढ़ेगा। जैसे हरिद्वार में अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, जी। तो क्या इस वजह से यहाँ पर क्राइम का पैटर्न और पुलिसिंग के तरीके भी बदल जाते हैं? देखिए, सिटी एरिया में ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रत्येक राज्य के कोई ना कोई धर्मशाला या संगठन काम करते हैं। हमारे पास पुलिस में मल्टीलिंगुअल जवान हैं, और हमारे पास और जो धर्मशाला और संगठनों से जुड़े रहते हैं, जैसे तमिलनाडु से कोई है, गुजरात से है, पंजाब से है, तो उनकी लैंग्वेज में बात करके उनको असिस्ट करना और उनको हेल्प करना, एक रहता है। वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, ये हम लोग करते हैं। और 12 जो है टूरिस्ट पुलिस सेंटर हैं, इसीलिए बने हुए हैं। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो पब्लिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे टॉयलेट्स हैं, पार्किंग है, इन पे लोड रहता है हमेशा। हरिद्वार में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ठगी के मामले जो हैं वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। तो उसके लिए पुलिसिंग किस तरह से तैयार है यहाँ? देखिए, साइबर फ्रॉड जो है वो पैन इंडिया बढ़ रहा है, और जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो कम हो रहा है। और साइबर फ्रॉड्स मतलब इसमें क्वांटम लीप है, और इसकी वजह से ये है कि हम लोग की जो साइबर यूनिट्स हैं उनको स्ट्रेंथन भी किया गया है। और जो उत्तराखंड में जो एसटीएफ के अंडर में जो साइबर है, उस अभी हमारा ये है कि 20 लाख के ऊपर के जो फ्रॉड हैं, वो पुलिस हेडक्वार्टर का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो एसटीएफ इन्वेस्टिगेट करती है। 20 लाख के जो नीचे के फ्रॉड्स हैं, 1 लाख से 20 लाख तक के, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। और इसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें बहुत सारे एफर्ट्स किए कि साइबर फ्रॉड्स कम हो। I4C है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो विक्टिम है उसके जो मनी जो फ्रॉडस्टर ने उसे लिया है उसको हम रियम्बर्स करा सकें। और उत्तराखंड में स्पेशली जो साइबर फ्रॉड्स के मामले हैं, उसमें केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बुकिंग के, और बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ से लेके तपोवन में या ऋषिकेश में, मसूरी में, हरिद्वार में, इवन पतंजलि,
इनके नाम पे फेक बुकिंग करा के सेम वेबसाइट बना के इस प्रकार के मामले आए हैं, जिसमें पुलिस ने एफआईआर्स रजिस्टर करी हैं और उसमें पुलिस ने उनको वर्कआउट करके पकड़ा भी है, क्रिमिनल्स को। तो इसमें एक पार्ट है कि अवेयरनेस, उसमें साइबर फ्रॉड्स में जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो अवेयरनेस है कि सिटीजन्स को हम अवेयर कर सकें कि वो साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से कि वो शिकार हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो अब्रॉड बैठे होते हैं, तो उसमें पुलिस के लिए चैलेंज होता है कि वो उसको फ्रॉडस्टर को अरेस्ट करना और पैसे रिकवर करना। और अभी प्राथमिकता ये है कि हम जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं कि वो ऐसे फ्रॉड का शिकार ना हो, साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, और फिर भी कभी फ्रॉड होता है तो 1930 पे कॉल करें, जिससे कि उनकी हम जो अमाउंट लॉस हुई है उसको हम रिकवर कर सकें। जी। हरिद्वार में हुड़दंगियों को लेकर भी एक बड़ा चैलेंज है। हुड़दंग करने वाले और शांति भंग करने वाले मामले लगातार सामने आते हैं, जिसको लेकर ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया भी जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन प्रहार पुलिस हेडक्वार्टर्स के निर्देशों पे ये पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। पहले 1 महीने का था, फिर 1 महीना इसको एक्सटेंड किया गया। और इसमें पर्पज़ यही है कि जैसे हरिद्वार का पर्टिकुलरली, जैसे मैं बोलूँ, मैं हरिद्वार के बारे में बात करूँगा कि बहुत सारे बाहर से श्रद्धालु आते हैं। कई बार लड़के आते हैं, जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं वो तो बड़ा डिसिप्लिन रहते हैं, फैमिली बच्चे साथ में होते हैं। लेकिन जब यार दोस्त होते हैं साथ में तो कई बार वो रूल्स को फ्लॉ करते हैं और ऐसे हुड़दंग वाली शिकायतें आती हैं। तो इसमें 1 महीने में हमारी जो कार्रवाई रही, इसमें अराउंड 429 हमने अरेस्ट किए इसमें। और इसमें बहुत बहुत बड़ी संख्या में हमने इसमें वेरिफिकेशन भी किया कि जो टेम्परेरी यहाँ पे रहते हैं लोग, और जो रैश ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी, जो ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी। तो बड़ा इफेक्टिव कार्रवाई हरिद्वार में हुई है। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देवभूमि है और हरिद्वार आ रहे हैं आप, उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल्स का और बेसिक जो एथिक्स होते हैं उसको फॉलो करें। और अगर कोई फिर भी कोई हुड़दंग करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते रहे हैं और करेंगे। जी। वहीं जो गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? देखिए, गंगा स्नान के लिए आते हैं, हमारे यहाँ 2 तरीके के चैलेंज हैं। एक पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है जो पैदल यातायात है, और एक वेहिकुलर ट्रैफिक है। तो वेहिकुलर ट्रैफिक जो हाईवे पे हमारी ना जो 7 बड़ी पार्किंग है वो हाईवे पे हैं। तो हरिद्वार में कोई एंटर होता है तो सिंहद्वार तक तो बहुत तेज़ी से आता है। फिर पार्किंग में जब एंट्री होती है तो जैसे उसका डिटेल ले आता है गाड़ी का, तो फिर पार्किंग में एंट्री स्लो होती है तो गाड़ियाँ थोड़ी स्लो होती हैं। तो हमें गाड़ियों को तेज़ी से एंटर कराना, फिर पार्किंग को खाली कराना, फिर बफर जोन्स में गाड़ियों को खड़ा कराना, और उसमें जैसे ट्रैफिक के प्लान्स हैं अलग अलग, लीन डेज़ के लिए अलग, वीकेंड्स के लिए अलग और पर्वों के लिए अलग, इस पे लागू करना। ये तो वेहिकुलर ट्रैफिक का हुआ। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक का ये है कि ऐसे घाट या ऐसी जगह जहाँ पे कि यात्रियों का, श्रद्धालुओं का दबाव रहता है, तो वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट करना, सीसीटीवी जहाँ पे पुलिस नहीं है कि हमें अलर्ट मिल जाए कि जहाँ क्राउड बढ़ रहा है। उसमें आपका हर की पैड़ी है, मनसा देवी टेम्पल है, चंडी देवी टेम्पल है, राम प्रसाद गली है, अपर रोड है, तो ठंडा कुआं, मोती बाज़ार, बड़ा बाज़ार। तो यहाँ पे हमारा विशेष फोकस रहता है कि कभी ऐसी स्थिति ना आए कि भगदड़ की स्थिति बन सके और ऐसा कुछ ना हो। तो उसके लिए हम लोगों की एसओपीज़ हैं, ऑलरेडी सेट एसओपीज़ हैं, और 8 योजनाएं हैं, वो स्कीम्स हैं, स्कीम 1, 2, 3, 4। वो मेरे लेवल से कॉल ली जाती है कि कब कौन सी स्कीम लागू करनी है, डिपेंड्स ऑन कि कितने हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं। वीकडेज के कंपैरेटिवली वीकेंड्स में श्रद्धालुओं की संख्या में कितना फ़र्क होता है, और क्या वीकेंड्स पे कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं उसको यस, लेकर? वीकेंड्स में हमारे ऑफिस का स्टाफ और एक्स्ट्रा मैन पावर ट्रैफिक को और रिजर्व पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा मैन पावर पुलिस को दी जाती है। और विगत कुछ सालों से एक ट्रेंड आया है कि पर्वों पे तो उतनी भीड़ है जो पहले रहती थी, लेकिन एक वीकेंड कल्चर जो है ये पिछले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है कि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। वो अपने आप में एक पर्व होता है, तो वो एक चैलेंज है। तो उसमें एक्स्ट्रा हम रीइंफोर्स करते हैं अपनी इस ट्रैफिक पुलिस को भी और जो घाटों की पुलिस है उनको भी। जैसे आपने ट्रैफिक को लेकर एक समस्या बताया कि यहाँ पे ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, तो जैसे नैनीताल में किया गया है, वहाँ पर भी टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पर टोकन सिस्टम और ऑल्टरनेट रूट्स का ऑप्शन दिया गया है। तो वैसा कुछ प्रोजेक्ट जो है, वैसा कुछ मॉडल जो है यहाँ पे लाया जा सकता है, उसकी यस, तैयारी है? ऑलरेडी है मॉडल यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली
कोई भी श्रद्धालु आता है उसका टारगेट होता है हर की पड़ी पे जाना। जी। तो जब हमारी पार्किंग्स फुल हो जाती हैं और जैसे जैसे एग्जिट होता है तो हमारा जो नेशनल हाईवे है वहाँ से एंट्री लेके हम वाया लक्सर डाइवर्ट करके बैरागी कैंप पार्किंग में लेते हैं। और बैरागी कैंप पार्किंग में बहुत ज़्यादा स्पेस है, 50-60 हज़ार व्हीकल वहाँ पार्क हो सकते हैं। तो जब हम डाइवर्जन लेते हैं तो करीब 1.5 घंटे का हमें स्पेस मिल जाता है। तो हमारी पार्किंग में जैसे जैसे गैप बनता है हम व्हीकल्स को अंदर लेते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पे भी है। हाँ, टोकन सिस्टम यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारी पार्किंग्स यहाँ सफिशिएंट हैं अगर हम बैरागी को यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हर की पड़ी पे प्रेशर कितना है। हर की पड़ी पे प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए या वहाँ स्पेस देने, ब्रीदिंग स्पेस बन जाए इतनी, तो उसके लिए फिर हम डाइवर्जन लागू करते हैं और बैरागी में पार्किंग कराते हैं। लेकिन जैसे हर साल हम देखते हैं, चाहे कावड़ यात्रा हो, चाहे चार धाम हो या फिर कुंभ हो, हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता है। हर साल जो है नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 सालों में जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट है या फिर उसमें भी विस्तार की ज़रूरत है या फिर कुछ बदलाव की ज़रूरत है? इसमें जैसे हमारे हरिद्वार में, उत्तराखंड में नेक्स्ट ईयर कुंभ होने वाला है जी। 27 में। तो कुंभ की वजह से यहाँ पे बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली हाईवे पे फोकस किया है। और इसमें जो हमारे हाईवेज़ हैं अभी अगले 4-5 महीने में एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें कि हमारा एक जैसे एक्सप्रेस हाईवे जो देहरादून दिल्ली कनेक्ट करता है, उसकी वजह से गढ़वाल जाने वाले ट्रैफिक को हरिद्वार से नहीं गुजरना पड़ेगा अगर कुंभ चल रहा है, कोई बड़ा स्नान है। दूसरा हमारा जो दिल्ली से हाईवे आता है गौरी शंकर कनेक्ट हो रहा है। जिनको कुमाऊँ या बिजनौर की तरफ जाना है उनको हरिद्वार नहीं आना पड़ेगा। तो हमारे फ्लाईओवर्स भी बहुत सारे बन रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो है हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे अगले कुछ महीनों में। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट्स फिनिश हो रहे हैं बस। तो उसके बाद हरिद्वार में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए कोई दिक्कत भविष्य में आने वाली नहीं है। और बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग, 35 एकड़ की पार्किंग डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। तो जो अकेली आने वाली महिलाएं हैं या जो देर रात घाट पर बैठने वाली महिलाएं हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर कुछ खास इंतजाम है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और इसमें अराउंड 3 लैक्स जो है वो अनस्किल्ड लेबर है और बहुत सारे विमेन लेबरर भी हैं। और इसके अलावा जैसे आपने बोला कि घाट पे बहुत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी आते हैं। तो इसमें हमारा एक तो पिंक स्क्वाड है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। दूसरा जैसे कि पुलिस में चेतक चीता जो 2 व्हीलर मोबाइल है हेल्प करने के लिए, वो रहता है। तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड महिलाओं के मोबाइल हैं, अभी 4 हैं। और कोई वुमन रिलेटेड अगर कोई 112 पे कॉल आती है, 100 नंबर पे कॉल आती है, तो उसको वही अटेंड करते हैं। और सफिशिएंट नंबर्स में हमारे पास महिला पुलिस कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं जो उनको अटेंड करते हैं। हमारे यहाँ इनफैक्ट डिप्टी एसपी और यहाँ के हरिद्वार में जो एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक हैं वो भी लेडी ऑफिसर ही हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहती है, इसमें हम लोगों का हमेशा फोकस रहता है। कुछ ही दिनों में जो है कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस साल कितने कावड़ियों के आने का अनुमान है या क्या विशेष तैयारियां हैं उनके लिए? देखिए, लास्ट ईयर कांवड़ में यहाँ पे लगभग 4.5 करोड़ जी। लोग आए थे और लाखों की संख्या में यहाँ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स आए थे। मतलब 9 लाख के ऊपर तो 4 व्हीलर्स थे और मोर देन 40 लैक्स जो है 2 व्हीलर्स थे। तो कुंभ के काम भी चल रहे हैं। तो हम लोग इस बार कांवड़ थोड़ा सा और सालों की अपेक्षा थोड़ा सा लेट है। 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त को शिवरात्रि है जिस दिन समापन होगा। तो हमारे पास जुलाई का महीना है पूरी तैयारी करने का। उस वक्त ये चारधाम यात्रा जुलाई में थोड़ी सी कम हो जाती है मानसून की वजह से। तो हम लोग की तैयारी पूरी है, हम पूरी तरह गियर अप है। पुलिस हेडक्वार्टर्स इसमें लगातार इसमें रिव्यू भी कर रहा है और बहुत अच्छे से कराएंगे हम यात्रा इसमें। और कोशिश करेंगे कि जितने इसमें श्रद्धालु कांवड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आएँ और आराम से आएँ, ठहरें और अपना जल लेके अपने गंतव्य को सकुशल सुरक्षित प्रस्थान करें। पिछले साल कावड़ यात्रा के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ के काफ़ी मामले चर्चा में रहे थे, काफ़ी मामले हमें देखने को मिले थे। तो उन मामलों को देखते हुए क्या इस बार कोई नई एसओपी तैयार की गई है? यस, इसमें कुछ हम लोग की इंटरनल एसओपी है जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं कि ये झगड़े ना हो। दूसरा बेटर कोऑर्डिनेशन और एक होता है कि जहाँ पे अंधेरा होता है रात को, जहाँ कांवड़ियाँ रुकते हैं, वहाँ कोई शरारत हो, कोई झगड़ा हो, तो प्रॉपर हर जगह लाइटिंग व्यवस्था, हर जगह पानी की व्यवस्था और टॉयलेट्स की व्यवस्था। और पुलिस को कोई मैसेज कम्युनिकेट करना हो तो हर जगह पीए सिस्टम
और पुलिस के लिए कुछ मीटर्स पे ही पुलिस की हेल्प अवेलेबल हो, इसका प्रयास हमने करा है इस बार, कर रहे हैं। अभी हमारे पास समय भी है तैयारी करने के लिए। और बाकी इसमें जो ऑफिसर्स हैं वो बाय नेम ही लगाए गए हैं, जिसका जैसा टेम्परामेंट है, हर की पड़ी पे कौन इफेक्टिव है, बैरागी कैंप पे कौन इफेक्टिव है, हाईवे पे कौन इफेक्टिव है, वैसे ऑफिसर्स की ड्यूटी ही लगाई जाएगी। अभी जो है चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा के दौरान ये जो हरिद्वार है ये एंट्री पॉइंट बन जाता है, पहला पड़ाव बन जाता है श्रद्धालुओं का। लाखों श्रद्धालु यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो अभी हरिद्वार किस तरह से स्वागत कर रहा है उनका? हरिद्वार में देखिए, चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। तो चारधाम यात्रा में जो ऋषिकुल हमारा एक बस स्टैंड है, अदरवाइज़ वो ISBT बनता है बड़े स्नानों में। ऋषिकुल में हमारा रजिस्ट्रेशन सेंटर है जहाँ पे कि चारधाम का रजिस्ट्रेशन होता है। और इसके अलावा पंतद्वीप, चमगादड़ टापू और बैरागी कैंप, ये हमारे होल्डिंग एरिया हैं। कभी इसमें IG गढ़वाल सर कॉल लेते हैं और किसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो श्रद्धालुओं को कुछ टाइम वेट करने के लिए बोला जाता है कि आप को 2, 4, 6 घंटे के लिए यहाँ रुक जाइए। तो वहाँ पे उनको होल्ड किया जाता है। और जहाँ पे हमारा जैसे मैंने बोला रजिस्ट्रेशन सेंटर है ऋषिकुल में, वहाँ पे जनरल एमिनिटीज़ जैसे टॉयलेट्स हैं या खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो सारी वहाँ करी गई है। और वहाँ ग्रीन कार्ड कैंप और रजिस्ट्रेशन, ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे है। और देखिए, प्रयास किया जाता है कि जो बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था है, क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं और चारधाम गढ़वाल में है। और निश्चित रूप से ऑलमोस्ट 100% श्रद्धालु जो हैं वो हरिद्वार से होकर निकलते हैं। हाँ, एक्सप्रेस वे बनने के बाद कुछ लोग जो गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी जाते हैं तो एक्सप्रेस वे से भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हरिद्वार नाइट स्टे करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी तरफ से पूरा उनको हेल्प के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है और इसमें जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। गंगा स्नान हो, चाहे कावड़ यात्रा हो या चारधाम यात्रा हो, जितने भी धार्मिक अवसर होते हैं, बड़ा आयोजन होता है। तो इसमें पुलिस की सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है और किस तरह से सब कुछ मैनेज किया जाता है, किस तरह से अरेंज किया जाता है? कौन कौन से बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी आयोजन में? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो रहती है कि स्टैम्पेड ना हो, कहीं भगदड़ ना हो और किसी को चोट ना लग जाए, किसी की जान ना चली जाए। नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है जो कोर एरिया है वहाँ पे। और इसमें जो बड़े डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें पुलिस तो है ही, इसके अलावा जैसे नगर निगम और हाइडल डिपार्टमेंट, जल संस्थान, जल निगम, और इसके अलावा हमारे गंगा सभा है, सेवा समिति है, ये भी एक हमारे साथ स्टेक होल्डर्स हैं। तो और दूसरा एक्चुअली ना, हरिद्वार की हिस्ट्री है स्टैम्पीड्स की। जी। जैसे लास्ट ईयर भी एक स्टैम्पीड हुई थी मनसा देवी क्षेत्र में, 2011 में एक स्टैम्पीड हुई थी। उसके अलावा आपकी कुंभ का इतिहास रहा है, जैसे कि गौघाट पुल है जो हाथी पुल बोलते हैं, वहाँ पे स्टैम्पीड हुई है। कांगड़ा सेतु है, कांगड़ा नोज़ जहाँ बनता है वहाँ पे स्टैम्पीड हुई है। तो हर जगह की डायनेमिक्स है, तो उस हिसाब से तैयारी की जाती है कि, और नंबर 1 प्रायोरिटी है कि स्टैम्पीड ना हो। यात्रियों जो क्योंकि एक्चुअली स्पेस लिमिटेड है, कभी इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वो टाइम से एक्चुअली आने का रास्ता, एक पुलिस में एक थंब रूल है कि आने का रास्ता थोड़ा सा नैरो होना चाहिए, जाने का खुला होना चाहिए, एग्जिट फ्री होना चाहिए। तो ये प्रयास रहता है और यही प्रायोरिटी रहती है। और दूसरा ये है कि क्योंकि बहुत दूर से लोग आते हैं और ट्रैफिक जैम में फंस के फिर इरिटेट होते हैं, वो फिर उनके मन में आता है कि हमें सहयोग नहीं मिला या पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं थी, ट्रैफिक व्यवस्था। तो प्रयास रहता है, तो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, जो बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था है हम करते हैं कि व्हीकुलर मतलब ट्रैफिक को कोई अवरोध का सामना ना करना पड़े। और जो मैंने बोला भगदड़ वाली बात, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसमें तो रेड लाइन है कि वो तो हम होने नहीं देने के, चाहे कुछ हो जाए, उसमें हर चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है। और इसमें जिला प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी हैं, वो बहुत एक्टिव हैं और इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम लोग साथ में जिलाधिकारी भी रहते हैं और हम लोग मिलके सब ये करते हैं। ऐसा कुछ किया जा सकता है या फिर ऐसा कुछ होता है कि जैसे जब श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उतनी जगह नहीं है, उतनी लिमिट है चीज़ें, तो फिर उन पर रोक लगाई जा सके या कोई लिमिट सेट की जा सके जिससे ये जो घटनाएं होती हैं ये ना हो? यस, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली प्रायोरिटी है कि स्टैम्पीड नहीं होनी है जी। ये तो फिक्स है। जी। तो इसी को लेके जो 8 स्कीम्स हैं, और स्टैम्पीड की वजह क्या है? वजह ये है कि जो भी बाहर से आता है, जैसे आप भी आए कभी हरिद्वार घूमने फैमिली के साथ, तो आप ये सोचेंगे हर की पैड़ी जाओ और वहाँ स्नान करेंगे, हम तो हर की पैड़ी करेंगे स्नान।
और इसमें हर एक आदमी ये सोचता है, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे कर्नाटका से हो, राजस्थान से हो, हर एक आदमी का हर की पड़ी टारगेट होता है। हमारा टारगेट ये होता है कि जो श्रद्धालु होते हैं वो बिखर के स्नान करें, अलग अलग घाटों का इस्तेमाल करें। तो इसमें जैसे स्कीम 1 है, स्कीम 2, 3, 4, इसमें होता है कि श्रद्धालुओं को डाइवर्ट करना। और डाइवर्ट ये है कि वो हर की पैड़ी की तरफ ना आए और घाटों पे, और घाट भी इंपॉर्टेंट हैं सेम एज हर की पैड़ी। तो जैसे बिरला घाट हो गया, गाव घाट हो गया, गाव घाट सेतु हो गया, फिर आपका वाल्मीकि चौक हो गया, फिर आपका तुलसी चौक हो गया। तो स्टेजेस हैं, तो वहाँ पे हमारा बैरियर लग जाता है। हम श्रद्धालुओं को बोलते हैं कि आप इन घाटों पे स्नान कीजिए। तो ये एक सेट ओसोपी है और ये कई सालों से चल रही है। तो इसी को फॉलो किया जाता है जिससे कि हम हर की पैड़ी को बचा सकें ओवर क्राउडिंग से। जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो अगर हरिद्वार में आते हैं, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आपकी समस्याएं जो हैं थोड़ी कम हो जाएं? देखिए, आप हरिद्वार में आते हैं और गंगा माँ में स्नान करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके थ्रू कि ये धर्म नगरी है और इसमें एक तो हुड़दंग ना करें, गंगा जी में वेस्ट ना डालें। वो भी एक जो अपना वेस्ट है वो कपड़े वगैरह डाल देते हैं, वो भी गलत है। इसके अलावा जो यहाँ की मर्यादाएं हैं, धार्मिक मर्यादा, उनका पालन करें। आपको सब वॉच कर रहे हैं, हमारे 350 कैमरे हैं हर की बड़ी एरिया में। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको वॉच कर रहा है हर एक आदमी। और इसके अलावा आप यहाँ पे आ रहे हैं, एक संयमित व्यवहार रखें, एक धर्म की सनातन की परंपरा जो है, मर्यादा है, उसका पालन करें। और हरिद्वार पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, हम आपकी सेवा के लिए, हम आपको असिस्ट करने के लिए हैं, आपको हेल्प करने के लिए हैं। और फिर भी कोई कमी रह जाती है तो हमारी फॉल्ट है, लेकिन वी आर हेयर टू हेल्प यू, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप जो है एक अपने व्यवहार की मर्यादा बना के रखिए, और जो पुलिस नहीं और भी विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी बात सुनिए, और वो क्या कहते हैं उनको सुनिए, और उसके हिसाब से अपना आचरण कीजिए। जी। हरिद्वार में 2027 में कुंभ मेला आयोजित होने वाला है और ऐसे मेगा इवेंट्स की तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं। तो अभी क्या ग्राउंड लेवल पर तैयारियां चल रही हैं और क्या इस बार खास किया जा रहा है जो बाकी पिछली बार से इस आयोजन को और ज़्यादा अलग बनाएगा, खास बनाएगा? देखिए, हमारी गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि नेक्स्ट ईयर का जो कुंभ हो वो बहुत भव्य हो और बहुत दिव्य हो। और इसमें हमारी मेलाधिकारी मैम, हमारे आईजी पुलिस जो हैं, जो मेलाधिकारी हैं पुलिस की तरफ से, और एसएसपी, ये बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। इसमें काफ़ी सारे इसमें घाटों का निर्माण हो रहा है, और लगभग 104 घाट हमारे जो हैं हरिद्वार में अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे ब्रिजेज़, एमिनिटीज़ और सड़कें और अंदर का सौंदर्यीकरण और पब्लिक एमिनिटीज़, और जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको उनकी लाइफ कैसे कंफर्टेबल हो सकती है, श्रद्धालु कैसे आके यहाँ कंफर्टेबली स्नान कर सकते हैं, यहाँ पे अपना विज़िट उनकी कंफर्टेबल हो सकती है, इसके लिए काम चल रहा है। और बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। और मेगा प्रोजेक्ट्स का जेस्टेशन पीरियड भी होता है, तो इस ईयर एंड तक वो चीज़ें आ भी जाएंगी सामने। और निश्चित रूप से जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि कुंभ को बहुत अच्छे से करना है, बहुत भव्य करना, दिव्य करना, जैसे मैंने बोला, उसके लिए एक पूरी टीम है, डेडिकेटेड टीम, वो काम कर रही है और गियर अप है, और बहुत अच्छा कुंभ होने वाला है ये। और इसमें पूरे देश से लोगों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ बहुत सारे अखाड़े हैं, खासकर सन्यासी अखाड़े जो हैं उनके सेंटर्स हैं यहाँ पे। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी, और उदासीन अखाड़ों में न्याय उदासीन, बड़ा उदासीन, उनके सेंटर्स हैं यहाँ पे। तो सारे संत समाज भी इसको लेके बहुत उत्साहित है और बहुत अच्छे से कुंभ होने वाला है ये। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हर फील्ड में उसका इस्तेमाल हो रहा है, पुलिसिंग में भी हो रहा है, जैसे सीसीटीवी हो, ड्रोन सर्विलेंस हो या डिजिटल मॉनिटरिंग हो। तो हरिद्वार पुलिस किस तरह से बढ़ती टेक्नोलॉजी का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है और ग्राउंड लेवल पर इससे कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है? देखिए, पुलिस में अब पिछले कुछ सालों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे कि बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसमें कि हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलती है, वर्कआउट्स में हेल्प मिलती है, वो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, जैसे साइबर सेल है डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार की स्पेशलाइज्ड, एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, सोशल मीडिया को जो मॉनिटर करती है, और एक सोशल मीडिया प्रमोशन सेल है।
तो इसमें जितना हमारा साइबर से रिलेटेड होता है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे नेफिस है, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, या ICGS है, या निदान पोर्टल है, इनका यूज़ व्यवहार में लाना पुलिस कर्मियों के कि इसका इस्तेमाल करें और क्रिमिनल्स को पकड़ने में और वर्कआउट में इनका इस्तेमाल करें, तो ये हम लोगों ने बहुत तेज़ी से किया है और पिछले 3-4 महीने में तो बहुत काम हुआ है हमारा इसमें यहाँ पे। और बेसिकली CCTV से वर्कआउट बहुत हो रहे हैं, तो CCTV का कवरेज हमारा सिटी एरिया में बहुत अच्छा है, देहात में हम बढ़ा रहे हैं। और जो पब्लिक के कैमरे हैं इसमें, जो जैसे किसी का प्राइवेट कैमरा है तो उसको हमने सबकी जियो टैगिंग करी है, तो अगर कोई क्राइम कहीं होता है तो जो हमारे पास ये डेटा है कि वहाँ पे किस किस प्राइवेट घर में या एंटरप्राइज में पब्लिक कैमरा लगा हुआ है, तो वहाँ का फीड हम ले लेते हैं। आपको लगता है कि आने वाले सालों में बढ़ती टेक्नोलॉजी से पुलिसिंग का जो रूप है बदलने वाला है, या जो बिल्कुल, ये डिफरेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगले 5 सालों में पुलिसिंग बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर चीज़ में डिजिटल फुटप्रिंट है। जी। कोई क्राइम करे, विक्टिम हो चाहे एक्यूज्ड हो, तो डिजिटल फुटप्रिंट हर जगह अवेलेबल है। अगर कुछ भी क्राइम होता है तो टेक्नोलॉजी से, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने वर्कआउट हो रहे हैं सारे टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। अब वो समय चला गया कि किसी ने अपराध किया, वो चला गया, किसी ने उसको सूचना दी, पुलिस वाला पकड़ लाया, वो नहीं। अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है कि कुछ ऐसे हैं, मतलब हम लोग के कहते हैं ट्रेड सीक्रेट्स हैं जो नहीं पता है, लेकिन हो रहा है टेक्नोलॉजी से सारा कुछ। एक SSP की जिम्मेदारी सिर्फ क्राइम कंट्रोल तक नहीं होती, काफ़ी सारी जिम्मेदारी, काफ़ी सारे रोल उन्हें प्ले करने पड़ते हैं, चाहे वो VIP मूवमेंट हो, क्राउड कंट्रोल हो, धरना प्रदर्शन हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आपका अगर हम डेली रूटीन जानना चाहें तो सुबह से लेकर रात तक का दिन आपका कैसा गुजरता है एक SSP के तौर पर? देखिए, हरिद्वार का थोड़ा सा डिफरेंट है। हरिद्वार में ये है कि जैसे अभी एक मेला सीज़न भी चल रहा है, मतलब यात्रा सीज़न चल रहा है, 4 धाम भी चल रही है, तो यहाँ पे कई प्रायोरिटीज़ हैं। अदरवाइज़ हर एक SP की प्रायोरिटी नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर होती है, जी। नंबर 2 क्राइम होती है, नंबर 3 ट्रैफिक और बेसिक पुलिसिंग हो गई। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो हर एक पुलिस वाले की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे एक होता है कि VIP मूवमेंट्स बहुत होता है, प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ बहुत जाती हैं। तो VIP मूवमेंट हो गया, उसके अलावा जो वीकेंड्स हो गए, स्नान हो गया, उसमें क्राउड मैनेजमेंट, फिर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम प्रिवेंशन तो है ही, ये है ही। और इसके अलावा जो हमारी जो वीकर सेक्शन है उनको प्रोटेक्ट करना, या कोई क्राइम हुआ है उसको वर्कआउट करना, वो एक चीज़ हुई। और हरिद्वार में एक थोड़ा सा जो हमारा जो देहात का रूरल एरिया है वो कम्युनली सेंसिटिव भी है, तो वहाँ पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस पे, प्रशासन पर है, तो उसमें भी प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ काफ़ी हैं और बहुत सारे VIPs आते हैं हरिद्वार में, हर की पड़ी की वजह से। यहाँ 4 धाम भी जाते हैं, यहाँ रुकते हैं, तो काफ़ी संख्या में VIPs आते हैं, तो उनको एज़ पर प्रोटोकॉल जो है वो ड्यूटीज़ जो हैं डिप्लॉय होती हैं। आपने SSP के तौर पर जिम्मेदारियां बताई, मैं चाहूँगी आप डे रूटीन बताएं। कि मैं मानती हूँ कि आपका डे रूटीन काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, प्री प्लान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप कुछ बताना चाहें हमारी जनता को। एक्चुअली पुलिस में जनरली ये रूटीन SPs का होता है कि रात को 2-3 बजे तक ऑफ होते हैं वो, तो 2-3 बजे कोई सोएगा तो फिर 7-8 बजे उठेगा। मैं थोड़ा सा अर्ली राइज़र हूँ, तो मैं सुबह उठ के थोड़ा सा सिटी का पूरे ज़िले का फीडबैक ले लेता हूँ मॉर्निंग में जनरली रिपोर्टिंग्स होती हैं कि रात को, एक्चुअली पुलिस में क्या होता है कि सुबह 4-5-6 बजे की कॉल्स होती है ना, 6 बजे तक, 4 से 6 बजे की कॉल्स वो ख़राब मानी जाती हैं, क्योंकि उस वक्त जो कॉल, अगर कोई 5 बजे कॉल कर रहा है आपको, तो वो ये बताने के लिए कर रहा है कि साहब रात को ये हो गया, तो वो होता है। तो फिर सारी रिपोर्टिंग्स होती हैं। फिर मैं भी एक चैनल हूँ, मैं अपने जो सुपीरियर्स हैं उनको रिपोर्ट करता हूँ कि रात की घटनाएं ज़िले की ये रहीं, और उसमें फिर डेली के जो VIPs हैं, डेली के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, कहाँ कहाँ धरने हैं, प्रदर्शन है, या कोई बड़ा इवेंट है, उसको कैसे मैनेज करना है, क्या पुलिस बंदोबस्त है, उसकी तैयारी करना। और उसके बाद जो क्राइम हमारे पेंडिंग है, जो अनवर्कआउट है, कोई मर्डर हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई चोरी हो गई, लूट हो गई, उसको वर्कआउट करना, उसमें जो मेन टीम लगी हुई है उसको बुलाना, उनसे बात करना, और उसके बाद फिर 10 से 2 बजे तक, 4 घंटे तक जो पब्लिक जो आती है अपनी शिकायतें लेके या जिन समस्याएं लेके, जनता के लोग आते हैं कि किसी का साहब इसमें ऐसा होना चाहिए था, इसमें मेरे को मदद की ज़रूरत है,
उनकी बातें सुनना, इस प्रकार से रहता है। और शाम को जनरली फील्ड विजिट्स रहती हैं, तो क्षेत्र में निकलना और अपने जो जवान हैं थानों में उनको इनकरेज करना कि मोराल हाई रहना चाहिए। और ट्रैफिक के जैसे लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, वो सड़क पे 12 घंटे की ड्यूटी बहुत टफ होती है, इतनी गर्मी भी है, उनका थोड़ी देर खड़े होना, बातचीत करना, इस प्रकार से काम करना और रात को फिर अगले दिन की तैयारी करना। और इस बीच अगर कभी कोई क्राइम होता है तो फिर उसको अटेंड करना और उसमें फिर डिटेलिंग करना, टास्किंग करना कि किस तरीके से उसको वर्कआउट करना। जनरली ये दिनचर्या रहती है। मूवीज़ में, सीरीज़ में हम एनकाउंटर काफ़ी ज़्यादा देखते हैं और उसमें वो कुछ मिनटों की घटना होती है, लेकिन मैं असल में जानना चाहूँगी कि एनकाउंटर से पहले किस तरह की सिचुएशन होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या थॉट्स होते हैं माइंड में? आ, देखिए, एक है कि जैसे पुलिस पे अगर कोई हमारे हरिद्वार में, स्पेशली उत्तराखंड में, ऐसे बदमाश नहीं है जो पुलिस को चैलेंज कर सकें। ऐसा कोई बदमाश है नहीं। उत्तराखंड पुलिस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत अपराइट पुलिस है और बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे। ऐसा कोई बदमाश नहीं है जो पुलिस को चैलेंज करे। लेकिन फिर भी कोई पुलिस को चैलेंज करता है और इतना कोई डेयरिंग है कि पुलिस पे फायर करता है, तो निश्चित रूप से फिर पुलिस भी बैक फायर करेगी और फायर पावर हमेशा हमारे पास ज़्यादा है। कभी हमारे नंबर्स कम होते हैं, माना वो ज़्यादा हैं, हम कम हैं, थोड़ी देर में और आ जाएंगे, वो ज़्यादा होते हैं, हम और ज़्यादा आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली पुलिस को ही करना है। और इनकाउंटर्स को लेके देखिए, इनकाउंटर जो है ना, एक ना इसको थोड़ा मीडिया ने ग्लोरीफाई कर दिया, अदरवाइज़ ये बहुत इनकाउंटर और 302 103 बीएनएस बोले, 302 आईपीसी होता था, ये बड़ा थिन लाइन है एक्चुअली। तो पुलिस मैन अगर इसको फायर करता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, उस पर फायर आ रहा है, वो फायर कर रहा है, कोई मरता है, अगर किसी की जान ही चले गई, जिसको हम पुलिस इनकाउंटर जैसे आप कह रहे हैं, तो उसमें एक ये होता है कि बहुत थिन लाइन है। तो मैं इनकरेज नहीं करता है इसको, लेकिन हाँ, जो पुलिस को चैलेंज करेगा तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। आपकी अभी तक की हम पुलिसिंग जर्नी को देखें तो आपने कभी ऐसे इनकाउंटर वाली सिचुएशन का सामना किया या किसी ऑपरेशन का हिस्सा रहे जहां सामने से भी खतरा हो? 3 बार रहा हूँ मैं, 3 इनकाउंटर्स का पार्ट रहा हूँ, 3, और हरिद्वार के ही हैं तीनों वो। और टफ टाइम होता है, और उसमें जो हमारा जवान भी घायल हुआ उसमें। और दूसरा, कुछ क्रिमिनल्स इस हद तक निकल जाते हैं कि उनका इलाज भी यही होता है। जी। कोई इंसिडेंट जो आपने बताया कि आप 3 एनकाउंटर का हिस्सा रहे, कोई एक आप बताना चाहें? 2007 में एक इनकाउंटर हुआ था हरिद्वार में, रुड़की में, जिसमें कि एक दो बदमाशों की डेथ हुई थी पुलिस इनकाउंटर में। और उन पर 55 मुकदमे थे, जिसमें उन्होंने एक पुलिस वाले को मार रखा था, एक डॉक्टर को मारा हुआ था, एक ब्लॉक प्रमुख पॉलिटिशियन को मारा हुआ था। और उन्होंने एक जगह है रुड़की में, वहाँ पे 2 लोगों को मार दिया था जब मैं वहाँ था। और उसमें जब पुलिस पहुँची, आमना सामना हुआ, तो उन्होंने, मतलब यूनिफॉर्म में हैं, खाकी में लोग हैं, उन पे फायर खोल दिया। जब क्रॉस फायर हुआ तो दोनों की डेथ हुई थी। और बाद में फिर काफ़ी कुछ हुआ इसमें, लेकिन ये था कि वो बहुत डेयरिंग थे और बहुत सारी स्टेट्स को उनकी तलाश थी, क्रिमिनल ट्राइब से, तो 6 मार। तो बाकी इनकाउंटर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कहता हूँ उसे ज़रूरी है वो भी समय के साथ। ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा रहने के बाद उस घटना का असर कुछ समय तक दिमाग में रहता है या फिर मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं पुलिस ऑफिसर्स कि वो? नहीं, पुलिस ऑफिसर हमारा कोई अलग थोड़ी ब्लड है, हम आप लोगों में से कम्युनिटी से तो हैं। तो ऐसा थोड़ी कि एक घर के 2 लड़के एक फ़ौज में चला गया, वो बड़ा इंटीग्रिटी वाला है। पुलिस वाला जो है, पुलिस में डिस्क्रिशन है, पब्लिक इंटरेक्शन है, तो शिकायतें होती हैं, ऐसा नहीं है। असर होता है, निश्चित रूप से असर होता है। केदारनाथ आपदा में मैं वहाँ था, इतनी 429 डेड बॉडीज़ का क्रीमेशन मैंने किया। असर होता है, ब्लड देखते हैं, हमारे पे भी वो असर होता है जो आम आदमी भी होता है। हम डिफरेंट नहीं हैं, करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आते हैं हमें पुलिस ऑफिसर्स की, हाँ मेंटली बहुत देखिए, स्ट्रांग पुलिस है। का काम है रोकना टोकना, और ऐसा आदमी किसी को पसंद नहीं है जो रोके टोके। जी। किसी पुल पे ड्यूटी लगा दो और ट्रैफिक ए से बी जाना है, बी से ए कोई आ रहा है तो पुलिस वाला रोकेगा,
शुरू में किसी को भी मैं बोलूँ तो 2-4 घंटे की नहीं सर आप इधर से जाइए, इधर से जाइए, फिर 4-5 घंटे बाद वो इरिटेट हो जाएगा, फिर उसे गुस्सा आ जाएगा। तो और 50 की नफरी वाला थाना 5 लाख की आबादी को देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, लोग डिसिप्लिन रहें, तो थोड़ा रफ होना पड़ता है, कभी होना नहीं चाहिए, प्रयास ये रहता है, लेकिन कभी रफ हो भी जाते हैं। और अदरवाइज जैसे बोलते हैं कि पुलिस एक बाल से चलती है, यही एक बाल है। अगर पुलिस वाला नहीं अथॉरिटी के साथ बात करेगा तो फिर वो थाना रन नहीं कर सकता। जी। मूवीज़ और सीरीज़ में पुलिस इंटेरोगेशन का भी काफ़ी अलग वर्जन दिखाया गया है। असल में क्या होता है जब किसी आरोपी से पूछताछ की जाती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है? देखिए अब वो थर्ड डिग्री अदरवाइज ये जो इस टाइप के वर्ड्स यूज़ होते हैं और मूवीज़ में या ओटीटी में जो दिखाते हैं वो मुझे पता नहीं कितना रेलेवेंट है, लेकिन तरीका ये है कि पूछताछ इंटरोगेशन टेक्निक्स होती हैं, बात करने का तरीका, लंबी बात करना, किस तरीके से बात करना, और उससे ब्रेक होते हैं क्रिमिनल्स। और बहुत जो हार्डन्ड होते हैं उनको टाइम लगता है ब्रेक होने में, लेकिन ब्रेक सब होते हैं और ऐसा नहीं है। और ये थर्ड डिग्री मारना पीटना अब ये रेलेवेंट नहीं रहा उतना, और टेक्निक्स हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स हैं, इसकी ट्रेनिंग होती है इंटरोगेशन टेक्निक्स की, तो उसके थ्रू ये हम लोग करते हैं। हम जो हमेशा से सुनते आए हैं कि बर्फ़ की सिल्ली पे लिटाया जाता है आरोपी नहीं को, नहीं फिर नहीं, काफ़ी बिल्कुल पिटाई नहीं, की ना जाती ना ना है, ना, नो ऐसा वे, कुछ नहीं होता है? ना ना, कुछ नहीं होता ऐसा, कोई थर्ड डिग्री नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस स्टेशन में आरोपी की पिटाई तो की ही जाती है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ पिटाई, उत्तराखंड पुलिस तो पिटाई करती नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं, हम तो बातचीत करते हैं, लंबी बातचीत करते हैं, और बर्फ़ की सिल्ली कहाँ से ले आएंगे हम, मतलब ही नहीं। अगर कोई आरोपी झूठ बोल रहा है या फिर जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर क्या ऑप्शंस अपनाए जाते हैं, क्या तरीके अपनाए जाते हैं? लंबी बात करना, लंबा इंटरोगेशन, बात करते रहो करते रहो करते रहो, कहीं वो गलती करेगा और जहाँ उसका कंट्राडिक्शन आएगा अपने जवाब में, वहीं उससे घेरना। पहले के कंपैरेटिवली अब के इंटेरोगेशन में क्या बदलाव आए हैं? अब क्या ज़्यादा फोकस जो है प्रूफ्स पे, एविडेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, इन सब चीज़ों पे हो गया है? इसमें जनरली होता है क्या कि जैसे किसी क्राइम में 2 एक्यूज़्ड हैं, तो उनसे अलग-अलग इंटरोगेशन करना, और वो अलग-अलग जवाब दे रहे हैं, तो उनको फिर मतलब डिफरेंट, मतलब जैसे मैंने बोला कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें भी, और इंटरोगेशन भी एक साइंस है, ये भी इवॉल्व कर रही है। जैसे क्रिमिनल्स इवॉल्व कर रहे हैं, तो इंटरोगेशन का तरीका भी इवॉल्व कर रहा है। तो हमारे पास तरीके होते हैं और जैसे मैंने टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प करती है, तो उसमें जनरली जो लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं, झूठ बोले जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। फिर ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, जी। और फिर नार्को टेस्ट है। ये कोर्ट की परमिशन से हमने अभी लिया एक, हमारा एक नार्को टेस्ट कम होते हैं जनरली, तो नार्को टेस्ट हमारा जैसे अभी एक में हो रहा है। पॉलीग्राफ बहुत कॉमन है, और ब्रेन मैपिंग, तो इसके थ्रू पता चल जाता है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अब जो है आज के समय में हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, मिनटों में जो है वीडियो वायरल हो जाती है, कोई भी इंसिडेंट हो वायरल हो जाता है, तो उससे आपको क्या लगता है, इससे पुलिसिंग आसान हुई है या फिर और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है? इससे चैलेंजिंग हुई है एक्चुअली। इसमें कई बार होता है कि लॉ एंड ऑर्डर में इसमें फेक न्यूज़ जो है, फेक नैरेटिव जो है एकदम से वायरल होता है, और एक मास मेंटालिटी है, मॉब मेंटालिटी है कि कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हर की पौड़ी पे नए घाट का निर्माण हो रहा है, हर की पौड़ी पे एक सांप दिख गया, उसको बहुत सारे लोग लाइक करेंगे, देखेंगे, तो ये एक ह्यूमन नेचर है ये। लेकिन ये सोशल मीडिया से, और हमारे पास भी टूल्स हैं सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करने के, उसको क्या बोलते हैं उसे, देखने के, एनालाइज करने की, कौन क्या कर रहा है उसमें। लेकिन निश्चित रूप से इसको, और यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है, तो सोशल मीडिया को लेके पुलिसिंग टफ हुई है। और लेकिन आईटी एक्ट ने हमें उसमें एम्पावर भी किया है। जैसे 79(3)B एक्ट है, जो आईटी एक्ट का जो सेक्शन है 79(3)B, उसमें कंटेंट रिमूवल, और 69A में हम अकाउंट ब्लॉक करने की अथॉरिटी हमारे पास है। I4C का सहयोग पोर्टल है जो, तो हमारे पास अथॉरिटी भी है, लेकिन अगेन ये चैलेंजिंग भी है। बहुत सारे फेक वीडियोस जो हैं, और जिनका कोई बेस ही नहीं है, एआई जनरेटेड लोग अपलोड कर दे रहे हैं, और फिर उसको हम लोग को काउंटर करना पड़ता है। एसएसपी हरिद्वार से पहले आप स्पेशल टास्क फोर्स में भी काम कर चुके हैं, जो उत्तराखंड पुलिस का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, तो उसके बारे में मैं चाहूँगी आप जनता को पहले आसान भाषा में बताएं कि एसटीएफ डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह से काम करता है, और नॉर्मल पुलिसिंग से किस तरह से अलग है? एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है उत्तराखंड पुलिस की। जनरली हर एक स्टेट पुलिस में होती है, यूपी में भी एसटीएफ है, हमारे यहाँ भी है।
और एसटीएफ हमारे उत्तराखंड में 2005 में बनी थी। और एसटीएफ का बेसिक पर्पज़ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना। जो संगठित अपराध है, बड़े अपराधी हैं, उसमें जैसे जेलों की निगरानी है, बड़े अपराधियों को फॉलो करना, उनका फैमिली ट्री, गैंग चार्ट्स, जो लिस्टेड गैंग्स हैं उन पर निगरानी रखना। इसके अलावा एसटीएफ में एनटीएफ भी एसटीएफ के थ्रू ही मॉनिटर होती है, वो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है। तो जो कमर्शियल क्वांटिटी के सीजर होते हैं वो एसटीएफ द्वारा जो किए जाते हैं उसकी मॉनिटरिंग, और जो फेक मेडिसिन हैं, स्पूरियस ड्रग्स हैं। इसके अलावा जो साइबर यूनिट है उत्तराखंड की, वो भी एसटीएफ के अंडर में है, जिसमें कि 20 लाख के ऊपर के जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो भी एसटीएफ के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। और उसमें हमारी एक छोटी सी कमांडो यूनिट भी है जो टास्क के लिए। और एसटीएफ इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज़ हैं, जैसे एनसीबी है या एनआईए है, आई4सी है, एमएचए, या और बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज़ हैं, जो सीबीआई है, तो उनसे जो कोऑर्डिनेशन के लिए एसटीएफ नोडल एजेंसी है। तो एसटीएफ का उस टाइप का काम है कि जो बड़े अपराधी हैं उन पे निगरानी करना, और कोई बड़ा अपराध ना हो, या बड़ा अपराध कभी हो गया है तो उसके वर्कआउट में जिला पुलिस को असिस्ट करना, ये एसटीएफ का काम है। किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत एसटीएफ कैसे करती है? सूचना मिलने से लेकर कार्यवाही तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एसटीएफ में हमारा टीम सिस्टम है। वैसे मैं अभी एसटीएफ में हूँ नहीं, मेरा बोलना बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वहाँ टीम्स हैं एक्चुअली। तो टीम्स में वाटर टाइट कंपार्टमेंट होता है कि हर एक टीम में एक लिसनिंग यूनिट होती है, एक सर्विलांस यूनिट होती है, एक कमांडो यूनिट होती है, एक फील्ड, एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है। तो 4 टीमें हैं वर्तमान हमारी एसटीएफ में। तो हर उसमें काम बटा, जेल बटे हुए हैं, जिले बटे हुए हैं, अपराधी बटे हुए हैं, जो बड़े अपराधी हैं कि इसको आप देखोगे, इस फलां अपराधी को, तो उसमें वो देखते हैं। और कभी कोई टास्क मिलता है हमें, जैसे हेडक्वार्टर बोलता है कि इसको एसटीएफ देखेगी, तो एसटीएफ फिर उसमें कोऑर्डिनेशन, जैसे यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, दिल्ली स्पेशल सेल, दिल्ली क्राइम ब्रांच, इनसे कोऑर्डिनेशन करना, और भी स्टेट से कोऑर्डिनेशन करना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में काफ़ी अपग्रेडेड है एसटीएफ, जिसमें हमारे ट्रेंड मैन पावर, ट्रेंड इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर्स, ये हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू कि हम उसको मतलब प्रयास करते हैं कि अच्छे से काम करें। और उत्तराखंड एसटीएफ का बड़ा नाम है, बहुत अच्छे से इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। छोटा स्टेट है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह इसको सारे क्रिमिनल जो हैं हमारे एक तरीके से रडार में हर वक्त रहते हैं। तो ये एसटीएफ बहुत अच्छी यूनिट है उत्तराखंड की। एसटीएफ में अपने कार्यकाल के दौरान आपने नकली दवा का रैकेट, पेपर लीक और अवैध नशा तस्करी, इन सब पर, बड़े मामलों पर आपने काम किया। तो कोई मामला आप बताना चाहेंगे जो आपके जहन में अभी भी जिंदा हो, जो अच्छे से याद हो? देखिए, पर्सनली मैं अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाऊं तो मेरे को लगता है कि जो ये नशा है, हेरोइन, हमारे यहाँ स्मैक बोलते हैं जनरली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में चिट्टा बोलते हैं, तो अदरवाइज टेक्निकल नेम तो हेरोइन है। इसका प्रचलन लेटली बहुत बड़ा है नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली वगैरह में और सब जगह। तो इस पे मैंने कोशिश करी काम करने की। हरिद्वार में भी मेरा यही है, प्रयास रहता है कि इसमें मैं काम करूं। इसके अलावा स्पूरियस ड्रग्स, जो कॉमन मेडिसिन हैं, वो बहुत कॉमन मेडिसिन, जैसे पैरासीटामॉल है, हर एक परिवार में यूज़ होती है, बच्चे हैं कैलपॉल वगैरह लेते हैं, या टेल्मा एक मेडिसिन आती है जो कि हाइपरटेंशन की है, या एक पेंटालॉप आती है जो कि एंटासिड है, जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। कॉमन मेडिसिन हैं। मुझे नाम इसलिए याद हैं कि हमने 6 फैक्ट्रियाँ इसमें कार्रवाई करी और सील हो गई फैक्ट्रीज़। वो उसमें वो फेक मेडिसिन जो हैं वो उसको पैकिंग करके और प्रॉपर रैप पर QR कोड एवरीथिंग, और मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फीवर हुआ, 101 फीवर हो गया, उसने, डॉक्टर ने बोला पैरासीटामॉल खा लीजिए, उसने पैरासीटामॉल खाई, फीवर उतरा ही नहीं। अब बोलते हैं कि 4-6 घंटे बाद पहले मत खाओ, फिर खाई, फिर नहीं उतरी, क्योंकि पैरासीटामॉल में वो कंटेंट ही नहीं है। तो इसमें 6 फैक्ट्रियाँ सील हुई हमारी, और नॉर्थ इंडिया का हमने बहुत बड़ा रैकेट बस्ट किया, और इसमें 30 करोड़ के आसपास का ये इनका जो फ्रॉड था वो हमने इसको बस्ट किया। इसके अलावा जब मैं एसटीएफ में था, सबसे बड़ा काम तो मुझे लगा यही था। फिर हमने कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग सीजर, जैसे MDMA का फर्स्ट टाइम लैब बस्ट हुई उत्तराखंड में, और MDMA जो मुंबई का कार्टल था वो, और यहाँ पे एक लैब बना के उसको मैन्युफैक्चर कर रहा था, सिंथेसाइज कर रहा था लैब में।
उसको पकड़ा गया और 12 करोड़ की एमडीएमए वो रिकवर हुई और वो पूरा कार्टेल बस्ट हुआ वो। और बाकी हेरोइन, अफीम और कोकेन के कुछ कंसाइनमेंट हमने पकड़े थे। कोकेन का कमर्शियल क्वांटिटी का नहीं था, लेकिन हेरोइन के हमने काफ़ी सारे मामले हम लोगों ने ट्रैप किए थे जो कि कमर्शियल क्वांटिटी के थे, और ट्राई किया है कि एक चेन ब्रेक करने का। और अभी हरिद्वार में भी मेरा प्रयास ये है कि मैं ये जो ड्रग्स हैं इन पे काम कर सकूं। आपके एसटीएफ के कार्यकाल में ही 2025 में चीनू पंडित गैंग एक नेटवर्क जो था उस पर आपने कार्यवाही की थी। उस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था जो हरिद्वार पर एक वारदात की तैयारी में थे। और जांच में पता चला कि जो एसटीएफ डिपार्टमेंट था वो काफ़ी समय से उनके नेटवर्क पर, उनके हथियारों पर, उनकी जो भी तैयारी थी उस पर निगरानी रखे हुए था। तो ये किस तरह से पूरा प्लान किया जाता है? देखिए, ये एक्चुअली चीनू पंडित नहीं था, ये प्रवीण वाल्मीकि था, ये जो गैंगस्टर था। और इस पे एक परिवार था जिसमें कि 2019 में एक मर्डर हुआ, 2020 में एक अटेम्प्ट हुआ, 2021 में अटेम्प्ट हुआ, फिर वो परिवार अंडरग्राउंड था। और ये प्रवीण वाल्मीकि जो गैंग लीडर है वो ऑलरेडी जेल में है, उसके जो मेन गैंग मेंबर्स हैं वो सारे जेल में हैं। तो कुछ लोग उनसे मिले हुए थे जो कि एक परिवार को और कुछ लोगों को परेशान कर रहे थे। तो एक इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई थी जो एसटीएफ के पास आई, एसटीएफ को शेयर की गई। फिर हेडक्वार्टर द्वारा बोला गया कि क्योंकि ये बड़ा क्रिमिनल है उत्तराखंड का, मतलब टॉप 5 क्रिमिनल्स में से है, तो इस गैंग पे आप काम कीजिए। फिर हम लोगों ने उसमें करा, उसमें कुछ पुलिस वालों का कनेवेंस भी था, 2 पुलिस वाले भी उसमें जेल में गए, मैंने ही जेल भेजा था उनको। तो इसमें यह था कि उस फैमिली को भी हम लोगों ने प्रोटेक्शन दिया और उससे रिलेटेड जितनी अरेस्टिंग थी, मेरे ख्याल उसमें 7 लोग जेल चले गए हैं और उसको बस्ट कर दिया। बाकी प्रवीण वाल्मीकि ऑलरेडी जेल में है और उसके जितने मेन गैंग मेंबर्स हैं वो सारे हमने जेल में ही भेजे हुए हैं, सारे जेल में हैं। और फिलहाल ये जो मॉड्यूल था ये बस्ट हो गया पूरी तरीके से। जब पुलिस ऐसे किसी बड़े अधिकारी पर कार्यवाही करती है जिसका बड़ा नेटवर्क हो, हथियार हो, तो पुलिस अधिकारियों पर या फिर टीम पर कोई थ्रेट परसेप्शन होता है या कोई दबाव बनता है? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कभी? देखिए, दबाव तो क्रिमिनल्स को लेके तो नहीं बनता। उत्तराखंड में तो बाकी जगह का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में क्रिमिनल्स की पैरवी कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ना कोई ऑफिसर करता है, ना कोई पॉलिटिशियन, नो, कोई भी नहीं करता। और थ्रेट वाली बात है तो ये बात ठीक है आपकी। तो इसमें हमारे जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि क्रिमिनल्स के टारगेट पे भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगेन मैंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं जो पुलिस को चैलेंज कर सके। कभी ऐसा हुआ तो फिर वो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि अगले 20 साल तक कोई सोचेगा भी नहीं पुलिस पे ऐसा कुछ दिमाग में कि पुलिस को नुकसान कर सकें। आज आपको सभी लोग एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर जानते हैं, एसएसपी हरिद्वार के तौर पर जानते हैं, एसटीएफ में आपने जो बड़े ऑपरेशंस का आप हिस्सा रहे उसके द्वारा आपको जानते हैं। लेकिन अब उससे पहले के बारे में बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में। आपका बचपन कहाँ बीता, घर का माहौल किस तरह का था, आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, गुरदासपुर से। जी। और गुरदास में एक विलेज है, भुल्लर विलेज, जो मेरा सरनेम है, क्योंकि हम लोगों में जो विलेज होता है वही सरनेम होता है। और एजुकेशन मेरी अलग अलग जगह हुई, जहाँ पे मेरे फादर और बाद में मदर की, फादर मेरे चले गए थे पहले, तो मदर की पोस्टिंग जहाँ जहाँ रही वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। और फिर यूनिवर्सिटी में मैं गया, GVPUAT पंतनगर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में फिर मैं पुलिस सर्विसेज में आ गया और पुलिस सर्विस की शुरुआत मैंने एज ए DYSP करी। और 2007 में मैंने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग के बाद में हरिद्वार ही ज्वाइन किया था। और बाकी इसके अलावा जो मेरा कोर इंटरेस्ट या कॉम्पिटेंस था वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट या रेस्क्यू ऑपरेशंस था। मैंने NIM जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है वहाँ से बेसिक एडवांस कोर्स माउंटेनिंग के किए, कुछ एक्सपीडिशन किए मैंने। 2015 में भागीरथी 2, 17 में सतोपमंत, 18 में मैंने माउंट एवरेस्ट किया। और उसके पहले 13 में जब हमारे केदारनाथ जी में 16-17 जून को आपदा आई थी उसमें सर्व किया। और फिर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रिच है हमारा STF, वहाँ भी काम करने का मौका मिला, कमांडेंट SDRF भी मौका मिला, और फाइनली अब हरिद्वार में सर्व कर रहा हूँ। और कोशिश ये की कि जहाँ पोस्टिंग हो तो जो बेस्ट पॉसिबल है, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ में है
वैसा मैं सर्व कर सकूँ। जैसे आपने बताया आपने स्टेट पुलिस सर्विस से शुरुआत की, फिर आप आईपीएस बने, लेकिन पुलिसिंग में आना कैसे हुआ, कैसे मन बना, किसने मोटिवेट किया था? कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में था, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई हीरोइक स्टोरी नहीं, नथिंग। यूनिवर्सिटी में था, डिग्री पूरी हो रही थी, तो सब पूछते थे कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, तो मैं जो भी एग्ज़ाम आता था देता था वो। तो उसमें जब डिग्री कंप्लीट हो रही थी तो जून में मेरे पास 4 जॉब्स थे, 4 कंपटीशन एक साथ क्वालिफाई हो गए। मैंने कोई और एग्ज़ाम दिया ही नहीं कभी, ना उसके पहले दिया ना बाद में दिया। और क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ थी, तो मेरे को लगा कि स्टेट में सर्व करना अच्छा होगा, तो फिर यहाँ करियर शुरू हो गया। बहुत सिंपल सी लाइफ है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। 4 एग्जाम एक साथ क्वालिफाई करना वो भी आम बात नहीं हाँ, है। वो डिफरेंट है, यस। उसमें मैंने बैंक पीओ का भी किया था, वो डिफरेंट पैटर्न था बिल्कुल, ये डिफरेंट पैटर्न था। तो बस हो गया, और थोड़ा सा लक और ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की। लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपको 4 मिली जिसमें आपको चूज करने का ऑप्शन मिला। यस 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 यस। जब आप पुलिसिंग में आए थे तब क्या ड्रीम्स या गोल्स थे और आज वो कितना अचीव हो पाए हैं? पुलिसिंग में जब आया था तो मैं एक्चुअली पुलिसिंग में हमारी काफ़ी डिफरेंट हो गई, और जो मैंने सोचा था कि करियर ऐसा होगा, तो करीब करीब वैसा है। चीज़ें चेंज थोड़ी सी हुई हैं, और पुलिस भी मैं हैप्पी हूँ कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और जहाँ पे डिस्कशन कम होता रहता है वहाँ पे चीज़ें अच्छी होती रहती हैं। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, और लेकिन अगेन चैलेंजेस बड़े हैं, और चैलेंजेस बड़े हैं। जैसे हमने जब नौकरी शुरू करी तब सोशल मीडिया का डिफरेंट था, अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट ने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है, तो उसकी वजह से चैलेंजेस भी हैं। और लेकिन हमारे पास वो कहते हैं उसे तरीके भी हैं, अथॉरिटी भी है, और सॉफ्टवेयर्स और ट्रेनिंग और मैन पावर वैसी अवेलेबल भी है कि हम उसको मीट आउट करते हैं। तो आपका जो शुरुआती दौर था उस समय पे ऐसी कौन सी पोस्टिंग रही जिसने आपके नज़रिए को बदला, आपके व्यक्तित्व, आपको खुद को बदला और पुलिसिंग को देखने का आपका नज़रिया भी काफ़ी बदला हो? मैं यहाँ डीवाईएसपी सिटी था। 2010 के कुंभ में मैं हर की पड़ी सेक्टर ऑफिसर था, और मैं घाट पे ही सोता था। और 2010 का कुंभ बड़ा मतलब एक्चुअली बहुत मतलब बहुत क्राउड था उसमें। हमारे जो पुलिस के मेला अधिकारी थे, आलोक शर्मा सर थे, और जो हमारे मेला अधिकारी थे, तो आनंद वर्धन सर थे जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं। तो उस टाइम फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअल में पुलिसिंग है क्या। और जैसा टेम्परामेंटल होना ठीक नहीं है, बहुत विचार सोच के अपने व्यवहार को संयमित रखते हुए काम करना होता है। एग्रेशन सॉल्यूशन नहीं है। उसके पहले मैं थोड़ा सा पुलिस में ज़्यादा एग्रेसिव था, फिर मेरे को लगा कि आप पहले सुनिए, समझिए और फिर रिएक्ट कीजिए। तो एक वो मेरे लिए लर्निंग था। 2013 जो केदारनाथ आपदा में मैं गया, वहाँ पे भी वो एक मेरे लिए मतलब डिफरेंट एक लेसन था, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ पे देखा। अभी आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और लाखों लोगों के सपने को जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो सिविल सर्विसेज में आना चाहता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या जो सजेस्ट करना बच्चे चाहेंगे? प्रिपरेशन करते हैं, जी। देखिए मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज से मैं ये बोलूँगा कि अगर बच्चों को जिनको अपना करियर बनाना है, तो नंबर 1 जो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो फोकस्ड रहेंगे। ये भी ब्रेन का एक तरीके से वो है, नार्कोटिक्स है, जो ये सोशल मीडिया से जुड़े लोग रहते हैं। दूसरा, 5 साल मेहनत कर लो, 50-60 साल तक अपने फैमिली की, कम्युनिटी की, फ्रेंड्स की, नेशन की आप सर्विस कर सकते हैं। और ये 5-7 साल जो होते हैं 10th 12th से लेके ग्रेजुएशन तक, अगर इसी में मस्ती कर ली, फिर पूरी लाइफ जो है वो फिर स्ट्रगल है। तो सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाओ, एक फोकस करो, और छोटे छोटे गोल्स बनाओ जो अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरे को 4 साल बाद ये करना है। हर 2 महीने का एक गोल बनाओ, 1 महीने का गोल बनाओ, और वो छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करो। अब आखिर में हमारी ओवरऑल ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? रैप अप है। अगर आपने ये पूरा ये देखा है तो मतलब आई एम स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल। और because I am posted as SSP Haridwar, you are all welcome to Haridwar, and whatever assistance I can provide you, you are always welcome.
तो ये थे हमारे साथ आईपीएस नवनीत सिंह भुल्लर जी, जिनसे अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारी बातें हमने की, काफ़ी कुछ जानने को मिला। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद। बड़ा इन्जॉय किया मैंने पॉडकास्ट को, और थोड़ा सा ऑड आवर्स में हो गया बिकॉज ऑफ मी, कुछ ऑफिस के कमिटमेंट्स थे। और ऋषि और इनकी टीम बहुत फ्रेंडली है, और ये पॉडकास्ट बिल्कुल एकदम से अनप्रिपेयर्ड था। थैंक यू वेरी मच आपकी, ऋषि और आपकी पूरी टीम को, और कि मेरे को आपने ये मौका दिया, और मेरे को समझा कि मैं इस लायक हूँ इस पॉडकास्ट के। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्यूचर के लिए गुड विशेस, मेरी शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, खुश रहें, मेरी तरफ से और पूरे पुलिस परिवार की तरफ से। थैंक यू।